हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल पीआर नोवेल स्टोरीज पे आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल की स्टोरीज आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्टोरीज को। कार्तिक ने दोनों को देखा और हल्के स्वर में बताया कि तन्मय ने मे का अपहरण किया था और उसे फिरौती देने के लिए कहा था। हालांकि कार्तिक ने अपनी असली पहचान उनसे छिपा रखी थी, लेकिन उसे लगा कि ये घटना बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ को जैसे सारी बात समझ आ गई। उसने तुरंत कहा, तो मे ने तुम्हें अपने साथ सोने के लिए कहा ताकि वो $50,000 चुका सके, है ना? हाँ, लेकिन मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने उसे छुआ तक नहीं। मैंने ये बात किसी और से कहने का सोचा भी नहीं था। लेकिन आज नंदिता ने हद कर दी। एक पल के लिए मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने सब बोल दिया। कार्तिक ने धीरे से समझाया। ओह, मैं समझ गया। सूर्यांश ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके मन का शक दूर हो गया। सिद्धार्थ और सूर्यांश को कार्तिक की बात पूरी तरह सही लगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं, जो इतनी घमंडी है, उसने कार्तिक को उसके साथ सोने के लिए क्यों कहा? लेकिन कार्तिक, तुम्हें वो $50,000 कहां से मिले? आदित्य को कुछ गड़बड़ लगी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए धीमे स्वर में पूछा। ये सही कह रही है कार्तिक। पिछली बार तुमने कहा था कि लॉटरी स्क्रैच कार्ड जीतने की वजह से तुम्हारे पास सबको खाना खिलाने के पैसे थे, लेकिन तुमने तब तक ज्यादातर पैसे खर्च नहीं कर दिए थे। ये $50,000 कहां से आए? सिद्धार्थ ने कार्तिक की तरफ देखा और सवाल किया। ऊह। दो सवाल सुनकर कार्तिक थोड़ी देर के लिए रुक गया, जैसे गाड़ी की लाइट में फंसा हिरण। फिर फुसफुसाते हुए बोला, असल में मैंने उस दिन सच नहीं बताया था। मैंने लॉटरी स्क्रैच कार्ड से कुल $1,50,000 जीते थे। मैंने खाने पर $1,00,000 खर्च कर दिए। बचे हुए $50,000 से मैं और रश्मि को बचाया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। अदिति, सिद्धार्थ और सूर्यांश उसे देखकर दंग रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कार्तिक, जिसे वे हमेशा गरीब समझते थे, इतना लकी होगा कि एक ही बार में $1,50,000 जीत जाएगा। इंडिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हर तरह के बैकग्राउंड से आते थे। मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स को हर महीने बस $2,000 मिलते थे। सिर्फ अमीर घरों के कुछ बच्चों को $3,000 से ज्यादा अलाउंस मिलता था। इसलिए जब कार्तिक ने $1,50,000 का जिक्र किया, तो ये उनके लिए किसी खगोलीय रकम जैसा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कार्तिक ने इतना सारा पैसा खाने पर और मेरश्मि को बचाने पर खर्च कर दिया। उन तीनों को समझ नहीं आया कि कार्तिक ने ऐसा क्यों किया। क्या वो गरीब रहने का इतना आदी हो गया था कि ज्यादा पैसे संभाल नहीं पाया? हालांकि उन्हें यह भी नहीं समझ आया कि उसने पैसे बर्बाद क्यों किए, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। कार्तिक, जब तुमने इतना पैसा जीता था तो बचाया क्यों नहीं? थोड़े से भी सेविंग्स कर लेते तो तुम्हारा लाइफ बेहतर हो सकता था। आदित्य को यह बात खटक रही थी। उसने कार्तिक की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ी। वो पैसा मेरे लिए एक्स्ट्रा था। अगर चला भी गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्तिक ने लापरवाही से कहा, लेकिन ये पैसा तुम्हारे बहुत काम आ सकता था। अगर तुमने सेविंग की होती तो तुम्हें अब किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तुम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते थे और लोग तुम्हें इग्नोर भी नहीं करते। आदित्य ने जल्दी जल्दी कहा, अगर मैं नए कपड़े पहन लूं तो क्या सब मुझे नोटिस करेंगे? कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कार्तिक ने जब आदित्य की बात सुनी तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने कहा, तुम बहुत भोली हो। लोग मुझे मेरे कपड़ों की वजह से नीची नजर से नहीं देखते। असल में उन्होंने पहले ही मुझे एक हारे हुए इंसान के तौर पर देखना तय कर लिया है। अगर मैं इस पैसे से महंगे कपड़े खरीद भी लूं तो भी वे यही सोचेंगे कि मैंने उन्हें किसी से उधार लिया है या चोरी की है। और अगर मैं यह प्रूव भी कर दूं कि मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं, तो भी वे यही मानेंगे कि मैं बेवकूफ हूं। इससे कुछ नहीं बदलेगा। अदिति ने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। उसे लगा कि कार्तिक की बात में कुछ सच्चाई है। देखो, चाहे आप दूसरों को खुद पर गर्व करने के लिए मजबूर कर भी दो, लेकिन यह फैसला दूसरों के हाथ में होता है। अब मुझे देखो, मैंने ये पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन तुम लोग अब भी मेरे दोस्त हो। जो लोग मुझे नीची नजर से देखते हैं, वे तब भी देखेंगे, चाहे मैं ब्रांडेड कपड़े पहन लूं। कार्तिक ने थोड़ी देर रुककर कहा, मुझे लगता है जो मैंने पहना है वह मेरे लिए परफेक्ट है।
मुझे दूसरों की राय के कारण खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने हामी भरते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे लगता है कि कार्तिक सही है। अगर आप अपने कपड़ों से खुश हो तो और किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। दूसरों की वजह से खुद को बदलना गलत है। अदिति ने थोड़ा असहमति जताते हुए कहा। ठीक है, अगर कार्तिक नए कपड़े नहीं खरीदना चाहता तो भी वह इन पैसों को किसी और अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस तरह बर्बाद करना सही नहीं है। कार्तिक ने अदिति की बात सुनी और समझा कि वह उसके भले के लिए कह रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपना फोन निकाला, समय देखा और कहा, देखो, मुझे थोड़ा काम है, चलो अब चलता हूं, चाओ। यह कहकर वह इंडिया यूनिवर्सिटी के गेट की ओर बढ़ गया। वास्तव में कार्तिक अब बातचीत के मूड में नहीं था। $1,50,000 की उसे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, जिसे $10 ट्रिलियन विरासत में मिले थे। $15,000 उसके लिए कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा कार्तिक अभी भी माया को लेकर परेशान था। जहां तक नए कपड़े खरीदने का सवाल है, कार्तिक ने पहले ही कुछ नए कपड़े खरीद लिए थे, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके पुराने कपड़े ज्यादा आरामदायक थे। कम से कम वे लोगों का असली चेहरा दिखा देते थे। इसी वजह से नए कपड़े खरीदने के बावजूद वह पुराने गंदे कपड़े ही पहने रहता था। कुछ ही मिनटों बाद कार्तिक यूनिवर्सिटी के उत्तर पश्चिमी गेट पर पहुंच गया। यहाँ कम ही छात्र आते जाते थे। यहीं काइल हेस ने अपनी कार जानबूझकर पार्क की थी, ताकि कोई और छात्र कार्तिक को उससे बात करते हुए न देखे। काइल, जो ऊपर से भद्दा और मूर्ख सा दिखता था, असल में काफी समझदार और सावधान था। उसने पहले ही समझ लिया था कि कार्तिक अपनी असली पहचान छिपा रहा है। गेट पर पहुंचते ही कार्तिक को काइल की बेंटले दिख गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। मिस्टर कार्तिक, काइल ने उसे देखते ही आदरपूर्वक स्वागत किया। जांच कैसी चल रही है? कार्तिक ने बिना किसी इमोशन के पूछा। मिस्टर कार्तिक, सबसे पहले इंडिया के नोल्स से बात करते हैं। वह ट्विच पर स्ट्रीमर है और काफी इंटरेस्टिंग भी। वैसे आप शायद उन्हें जानते होंगे। काइल ने एक फाइल निकाली और कार्तिक को देते हुए कहा। उसे जानता हूं? कार्तिक ने चौंक कर पूछा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर फाइल ले ली। जैसे ही उसने फाइल में लगी फोटो देखी, वह हैरान रह गया। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं उसे जानता हूं। फाइल में इंडिया के नोल्स के बारे में लिखा था, और यह तन्मय नोल्स निकला, वही इंसान जिससे पहले कार्तिक का झगड़ा हो चुका था। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, किस्मत भी क्या चीज है। वो जानता था कि कायल की मौजूदगी में तन्मय माया के लिए कोई मुश्किल खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर कार्तिक, क्या मैं आपको तन्मय नोल्स के पास ले जाऊं? कायल ने धीरे से पूछा। इस तरह के इंसान पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। उसे साफ साफ बता दो कि माया के लिए किसी तरह की मुश्किल खड़ी न करे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे रिजल्ट भुगतने होंगे, कार्तिक ने सख्ती से कहा। जी मिस्टर कार्तिक, कायल ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, और मेरी पहचान किसी को मत बताना, समझ गए? बिल्कुल मिस्टर कार्तिक, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। गुड, कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर अचानक पूछ बैठा, हेक्टर फ्लिन का क्या हुआ? उस पर काम हो रहा है, लेकिन काइल ने एक मोटी फाइल निकाली और कार्तिक को दी। उसने धीमी आवाज में कहा, इंडिया में हेक्टर फ्लिन नाम के 1,000 से ज्यादा लोग हैं। असली वाले को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। काइल की बात सुनकर कार्तिक थोड़ी देर के लिए मायूस हो गया। लेकिन एमी कार्तिक, आपकी दी हुई जानकारी के आधार पर मैंने लगभग 50 हेक्टर फ्लिन की लिस्ट बनाई है, जो लगभग 20 साल पुराने हैं। आप देख सकते हैं, इनमें वह व्यक्ति हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। 50 तो मैनेजेबल है। कार्तिक ने राहत की सांस ली। काइल हमेशा काम को सस्पेंसफुल बना देता था, जैसे रोलर कोस्टर की राइड पर हो। राहत महसूस करते हुए उसने फाइल जल्दी से ले ली और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान कार्तिक के क्लास छोड़ने के बाद बाकी छात्र भी धीरे धीरे वहां से चले गए। आखिरकार घटना का मुख्य पात्र कार्तिक पहले ही जा चुका था। अब देखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सभी छात्र चले गए, अंजलि, आयुष, हार्वे और बाकी लोग मे के पास जमा हो गए। मे, तुम्हारे और कार्तिक के बीच क्या चल रहा है? उसने तुम्हें धमकी दी है या तुम्हारे बारे में कुछ जानता है? अंजलि ने उलझन में पूछा।
वह समझ नहीं पा रही थी कि मैंने इतना अजीब बर्ताव क्यों किया और कार्तिक को ऐसे ही जाने दिया। उसने मुझे कोई धमकी नहीं दी। मुझे उसका $50,000 लौटाना है। मैंने असहाय होकर मेज पर झुकते हुए जवाब दिया। तुम पर कार्तिक का पैसा बकाया है? अंजलि ने चौंकते हुए पूछा। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं पर कार्तिक का पैसा कैसे बकाया हो सकता है। लेकिन क्यों? ब्रैंडन ने भौहें सिकोड़कर सवाल किया। आयुष, तुम्हें पता नहीं है क्या? अब तक चुप रश्मि गुस्से से भर गई। वह खड़ी हुई और सीधे आयुष पर चिल्ला पड़ी। रश्मि, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं को कार्तिक को पैसे देने हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना है? आयुष ने शर्मिंदगी के साथ पूछा। जब अंजलि ने तन्मय नोल्स को नाराज किया था, तब हम सब इसमें फंस गए थे। तन्मय ने हमारा अपहरण कर लिया था और हमें एक प्राइवेट रूम में बंद कर दिया था। बाहर निकलने के लिए मैं और मुझे $50,000 की जरूरत थी। लेकिन जब तुमने अंजलि को बचाने के लिए पैसे खर्च किए, तो हमारी कोई परवाह नहीं की। रश्मि का गुस्सा बढ़ता गया। उसने कहा, मेरे को पता था कि कार्तिक ने कुछ दिन पहले लॉटरी स्क्रैच कार्ड जीता है, इसलिए उसने उसे फोन करके पैसे उधार लिए। अब समझे? रश्मि की बात सुनकर आयुष और अंजलि शर्मिंदा हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मैं का सामना कैसे करें। इस बीच हार्वे उत्तेजित हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं, जब तुम्हें पैसे की जरूरत थी तब तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें बुलाने का क्या फायदा? हमें $50,000 की जरूरत थी। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं क्या? मैंने हल्की कड़वाहट से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हार्वे एकदम चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। हार्वे का परिवार अमीर था, लेकिन $50,000 उसके लिए भी बड़ी रकम थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आता उस डिलीवरी बॉय कार्तिक के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? हार्वे ने हैरानी से पूछा। क्या मैंने अभी नहीं कहा कि उसने लॉटरी स्क्रैच कार्ड जीता था? रश्मि ने झुंझलाते हुए कहा। उसी पैसे से उसने इंडिया पैलेस होटल में सभी को खाना खिलाया और हमें बचाने में भी मदद की। अगर उसने इतना पैसा जीता, तो क्या लगता है वो इसे सबको खाना खिलाने में लगाएगा? क्या वो इस पैसे का इस्तेमाल तुम दोनों को बचाने में करेगा? अंजलि ने अचानक हंसते हुए कहा। सभी ने उसकी बात सुनी तो वे चौंक गए। मैं 2 साल तक कार्तिक के साथ रही हूं। मैं उसे अच्छे से जानती हूं। अगर उसने सच में लॉटरी जीती होती तो वह इतना उदार नहीं होता। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि, तुम्हारा क्या मतलब है? आयुष ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा। सिंपल है, यह पैसा कार्तिक का नहीं है, अंजलि ने मजबूती से कहा। यह उसका नहीं है? सभी फिर से चौंक गए। हे भगवान, तुम सब इतने भोले क्यों हो? क्या हमारे यूनिवर्सिटी में हाल ही में बहुत सारी चोरियां नहीं हुई हैं? कितने सारे स्टूडेंट्स के पैसे चोरी हो गए थे। पिछली बार पुलिस जांच करने भी आई थी, पर चोर का पता नहीं लगा पाई थी। अंजलि ने धीरे से कहा। अंजलि, क्या तुम कह रही हो कि कार्तिक चोर है? मैंने सवाल किया। मुझे नहीं पता कि कार्तिक चोर है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इन दिनों बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। उसने यह भी कहा कि मैंने उसके साथ सोने की कोशिश की थी। अगर हम उसे कोई सबक नहीं सिखाएंगे तो मुझे लगता है कि वो और भी घमंडी हो जाएगा, अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा। आयुष और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे और ऐसा लग रहा था कि वे अंजलि से सहमत हैं। लेकिन अब हम कार्तिक को सबक कैसे सिखाएंगे? हार्वे ने हैरानी से पूछा। हार्वे, अगर मुझे सही याद है तो कल फिजिकल एजुकेशन क्लास नहीं है, है ना? अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, है नहीं। लेकिन क्यों? हार्वे ने सिर हिलाया। प्लान ये है, अंजलि ने उनके कानों में धीरे से प्लान बताया, और सब कार्तिक को सबक सिखाने की तैयारी करने लगे। इंडिया यूनिवर्सिटी के गेट पर कार्तिक कायल की बेंटले में बैठा हुआ था और हाथ में एक फाइल लेकर ध्यान से पढ़ रहा था। पर पूरी जानकारी चेक करने के बाद कार्तिक को यह जानकर हैरानी हुई कि कल रात उसने जिस हेक्टर फ्लिन को देखा था वह उस लिस्ट में नहीं था। कायल, क्या तुम्हें यकीन है कि सभी हेक्टर फ्लिन इस लिस्ट में हैं? कार्तिक ने फाइल नीचे रखते हुए गंभीरता से पूछा। मुझे पूरा यकीन है। मैंने एक एक्सपर्ट से कहकर हर उस हेक्टर फ्लिन को ढूंढने के लिए कहा था जो इंडिया में पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है। यह लिस्ट सबसे डिटेल्ड है, कायल ने शांत लहजे में जवाब दिया। तो फिर वह आदमी इस लिस्ट में क्यों नहीं है जिसे मैंने कल रात देखा था? कार्तिक ने अपनी फाइल की तरफ देखते हुए गहरी सोच में कहा। वह समझ नहीं पा रहा था। अगर कायल ने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी तो वह आदमी लिस्ट में क्यों नहीं था? मिस्टर कार्तिक, क्या आप श्योर हैं कि उस आदमी का असली नाम हेक्टर फ्लिन है? कायल ने कार्तिक को असमंजस में देखकर पूछा।
कार्तिक की आंखों में हल्की चमक आई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास इस बात की कोई पक्की गारंटी नहीं थी कि उस हैकर का नाम सच में हेक्टर फ्लिन ही है। उसने कभी उस आदमी का पहचान पत्र नहीं देखा था। मिस्टर कार्तिक, मुझे यह लिस्ट नेशनल रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट से मिली है। इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन अगर उस आदमी का असली नाम हेक्टर फ्लिन नहीं है या वह नाम उसका सिर्फ एक उपनाम है, तो हमारे पास इसे ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है, कायल ने समझाते हुए कहा। यह काफी मुश्किल है, कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मी कार्तिक, क्या आप इस आदमी के बारे में कुछ और जानते हैं? जैसे कि क्या आपके पास उसकी कोई फोटो या फोन नंबर है? कायल ने पूछा। नहीं, कार्तिक ने सिर हिलाया। तो फिर यह सच में काफी मुश्किल है। कायल भी थोड़ा असहाय महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक जिस आदमी को ढूंढ रहा है उसे कैसे ढूंढे। क्या इस बारे में कुछ किया जा सकता है? मैं उस आदमी की फोटो लेने का तरीका ढूंढ लूंगा। फोटो मिलने के बाद मैं तुम्हें भेज दूंगा। कार्तिक को मालूम था कि सिर्फ नाम से हेक्टर को ढूंढना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए कार्तिक ने सोचा कि वो बस फिर से उस आदमी के अपार्टमेंट का इंतजार करेगा। फिर मौका मिलते ही वो चुपके से कायल के लिए हेक्टर की फोटो ले लेगा। अब हमारे पास यही ऑप्शन है, कायल ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, तन्मय से निपटने में मेरी मदद करो, मुझे बाद में कुछ काम करना है। कार्तिक ने ये बोलते हुए कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। कार्तिक को जाते देख कायल ने अपना फोन निकाला और हर्षित नोल्स को कॉल किया। रिंग रिंग। कुछ घंटियां बजने के बाद हर्षित ने फोन उठाया और आदर से पूछा, कायल, क्या हो रहा है? तुम्हारा भाई तन्मय कहाँ है? उसे पकड़ो, कायल ने धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो बहुत दोस्ताना नहीं लग रहा था। हर्षित का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से फोन तन्मय को दे दिया, जो पास खड़ा था। कायल, क्या क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तन्मय ने फोन उठाते ही हकलाते हुए पूछा। क्या तुमने माया नाम की किसी लड़की स्ट्रीमर को परेशान किया है? कायल ने तन्मय से कड़े शब्दों में पूछा। माया? तन्मय इस नाम को सुनकर चौंक गया। मैं तुम्हें माया से माफी मांगने के लिए 2 घंटे दे रहा हूं। तुम उसे अब से परेशान नहीं करोगे, वरना इसके नतीजे भुगतने होंगे, समझे? कायल ने तन्मय की आवाज और लहजे को सुनकर उसे बिना कोई मौका दिए साफ आदेश दिया। ओ ओके, मैं समझ गया, तन्मय ने कांपते हुए कहा और फिर बोला। कायल, क्या तुम माया को जानते हो? क्लिक। कायल ने उसे नजरअंदाज करते हुए फोन काट दिया और गाड़ी चलाते हुए निकल पड़ा। फोन कटने के बाद तन्मय पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने माया के बारे में जांच करवाई थी और पता चला कि वह इंडिया में किसी को नहीं जानती थी। यही वजह थी कि उसने तन्मय पर हमला किया था। हालांकि तन्मय अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि माया कायल जैसे बड़े आदमी को कैसे जान सकती है। इस बीच कार्तिक और कायल के अलग होने के बाद कार्तिक सीधे अपने अपार्टमेंट वापस चला गया। कायल की मदद से कार्तिक इंडिया के नोल्स को ढूंढने में सफल रहा और माया की बड़ी समस्या को हल किया। हालांकि वो असली हेक्टर फ्लिन को ढूंढने में सफल नहीं हो पाया। कार्तिक अभी भी माया की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसे डर था कि कहीं उसे कोई नुकसान न हो जाए। व्रिन व्रिन। जैसे ही कार्तिक घर पहुंचने वाला था, उसका फोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। वह समझा कि शायद कायल ने कुछ ढूंढ लिया है, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे फोन उठाया। नमस्ते मिस्टर कार्तिक, कॉल के दूसरी तरफ किसी ने कहा। लेकिन यह कायल की आवाज नहीं थी, बल्कि ये एक सेक्सी और आकर्षक महिला की आवाज थी। कार्तिक को समझते देर नहीं लगी कि यह शोरूम मैनेजर क्लो लॉसन है, जिसने शोरूम में उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी थी। क्लो सेक्सी और आकर्षक थी, उसमें एक परिपक्व आभा थी। उसकी आवाज में एक खास आकर्षण था जो कार्तिक को सुनते ही पहचान में आ गया। तुमने मेरा नंबर कैसे पाया? कार्तिक थोड़ा चौंकते हुए बोला। मुझे तुम्हारा नंबर रश्मि श्मिट से मिला, क्लो ने मृदुता से कहा। समझ गया, क्या बात है? कार्तिक पहले भी प्रॉपर्टी खरीदते समय अपना नंबर दे चुका था, तो ये अजनबी नहीं था कि क्लो के पास उसका नंबर होगा। तो मिस्टर कार्तिक, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी कंपनी एक नए विला सेटलमेंट पर काम कर रही है। यह एक शानदार यूनिट है, चाहे आकार हो या स्थान। कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या तुम दोपहर में इसे देखना चाहोगे? क्लो ने जल्दी से कहा। कार्तिक थोड़ी देर के लिए झिझका, लेकिन उसके पास उस समय करने के लिए कुछ खास नहीं था। फिर भी माया की सुरक्षा को लेकर वह बहुत चिंतित था, तो उसे प्रॉपर्टी देखने का मन नहीं था।
मी कार्तिक, ये विला हमारे रियल एस्टेट में सबसे बेहतरीन है। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो शायद कोई और इसे खरीद लेगा। क्लो ने कार्तिक की हिचकिचाहट को देखा और उसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, वैसे भी कुछ खास करने को नहीं है, तो चलो देखता हूं। कार्तिक ने फटाफट जवाब दिया। बहुत अच्छा। तुम अभी कहाँ हो मिस्टर कार्तिक? मैं तुम्हें लेने आऊंगी, क्लो ने उत्साह से कहा। मैं कैपस्टोन जिले में हूं। कार्तिक ने क्लो के उसे लेने के प्रस्ताव पर ज्यादा सोचे बिना अपना स्थान बताया। ठीक है, मैं तुम्हें अभी लेने आती हूं, क्लो ने जवाब दिया और फोन काट दिया। कार्तिक ने अपना फोन जेब में डाला और जिले के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर क्लो का इंतजार करने लगा। तभी उसने एक परिचित व्यक्ति को आते देखा। यह माया थी, जो लोकट हॉल्टर ड्रेस में बहुत सेक्सी लग रही थी। उसने सफेद योगा पैंट पहन रखी थी और कुछ शॉपिंग बैग पकड़े हुए थी, जैसे अभी अभी सुपरमार्केट से लौटी हो। माया थोड़ी थकी हुई सी लग रही थी, शायद बैगों के वजन के कारण। कार्तिक एक पल के लिए झिझका, फिर वह जल्दी से माया के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, माया, मुझे बैग उठाने में मदद करने दो। माया ने मुड़कर उसे घूरा और बिना कुछ कहे सीधे रिहायशी इलाके की ओर चल दी। वह कार्तिक पर कोई ध्यान नहीं देना चाहती थी। कार्तिक को थोड़ी अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। वह चुपचाप माया की सुरक्षा के बारे में चिंता कर रहा था, लेकिन बदले में उसे माया का ठंडा व्यवहार और उपेक्षा ही मिली। यह उसके लिए पचाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही माया आवासीय क्षेत्र में घुसने वाली थी, अचानक दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। एक काले रंग की होंडा एकॉर्ड कार धीमे धीमे आवासीय क्षेत्र के गेट पर रुकी। तभी तन्मय घबराते हुए कार से बाहर निकला। जब कार्तिक ने तन्मय को देखा तो वह थोड़ी चौंका। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि कायल इस मामले में इतनी जल्दी कार्रवाई करेगा। सिर्फ आधे घंटे से भी कम समय में उसने सारी समस्या हल कर दी थी। कार्तिक थोड़ा घबराया। अगर तन्मय उसे देख लेता तो वह उससे बात करने की कोशिश करता। अगर माया ये देख लेती तो कार्तिक की पहचान खुल सकती थी। इसलिए वह कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। जब उसने तन्मय को गेट पर देखा तो उसका दिल थोड़ा घबराया। हालांकि कार्तिक ने माया को पहले ही बता दिया था कि वह सीएम है, लेकिन माया की सुरक्षा को लेकर चिंता में उसने अपनी पहचान उगल दी थी। उस समय उसका इरादा अपनी पहचान उजागर करने का नहीं था, लेकिन माया को किसी भी खतरे से बचाने के लिए उसने यह कदम उठा लिया। तन्मय कार से उतरकर सीधा आवासीय क्षेत्र में चला गया। शायद वह जल्दी में था, इसलिए उसने कार्तिक को तुरंत नोटिस नहीं किया। थोड़ी देर के लिए कार्तिक कार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। माया! तभी तन्मय ने अचानक चिल्लाया। माया ने अपना नाम सुनकर चौंकते हुए मुड़कर तन्मय को देखा। माया को यह नहीं पता था कि तन्मय इंडिया का नोल्स है, जो ट्विच पर उसे परेशान कर रहा था। हालांकि वह केंजो को जानती थी, जो तन्मय का पीछा कर रहा था। जब माया ने केंजो को देखा तो उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी। फिर उसने बिना कुछ बोले आवासीय क्षेत्र के गेट पर खड़े कार्तिक को देखा। कार्तिक को वहां खड़ा देखकर माया ने सोचा कि वह जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह अभी भी उसकी मदद के लिए वहां होगा। लेकिन जब उसने देखा कि कार्तिक कार के पीछे छिपा हुआ था तो वह थोड़ी चौंकी और फिर उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। वह जहां खड़ी थी वहां से वह कार्तिक को कार के पीछे छिपे हुए देख सकती थी, जबकि तन्मय और केंजो उसे नहीं देख पाए। कल जब हेक्टर को पीटा गया था तो कार्तिक बिना कुछ कहे लिविंग रूम में छिप गया था। अब जब केंजो मुझे ढूंढ रहा है तो कार्तिक फिर से छिप गया है। मुझे उस समय नहीं समझ आया कि कार्तिक जैसा आदमी दोस्त बनाना बेकार है। माया ने निराश होकर गहरी सांस ली। फिर वह तन्मय और बाकी लोगों की ओर बढ़ी। आप माया हैं, है ना? तन्मय ने माया को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से पूछा। हाँ, मैं माया हूं। कल रात मैंने इसके बारे में सोचा। अगर आप लोग मेरे और मेरे दोस्तों के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे तो मैं ट्विच पर नोल्स ऑफ इंडिया के साथ एक अनुबंध साइन कर लूंगी। माया को लगा कि वह एक कमजोर महिला है और इन लोगों का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने डर से हार मान ली। देखो माया, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत समझा है। तन्मय ने माया की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, मैं ट्विच से इंडिया का नोल्स हूं। तुम इंडिया के नोल्स हो? माया ने हैरान होकर कहा। तन्मय की बात सुनकर माया की आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। हाँ हाँ, मैं इंडिया का नोल्स हूं, तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा। तन्मय ने सिर हल्का सा झुकाया।
माया की तरफ देखा और फिर कहा, मुझे लगता है हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजकर थोड़ा असभ्य व्यवहार किया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तन्मय ने यह कहते हुए माया के सामने सिर झुका लिया। माया पूरी तरह से चौंकी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वही तन्मय जिसने कल रात उसे धमकाने के लिए लोगों को भेजा था, अब क्यों माफी मांगने आया है। केंजो और बाकी लोग जब उन्होंने तन्मय को माफी मांगते देखा तो उन्होंने भी माया के सामने झुककर माफी मांगी। क्या हो रहा है? माया असमंजस में चिल्लाई। मिस माया, हम आपका डराने का इरादा नहीं रखते थे। हम बस आपसे माफी मांगने आए हैं, तन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुमने पहले बताया होता कि तुम मिस्टर काइल हेस को जानती हो तो हम तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करते, भले ही हमें मार दिया जाता। मिस्टर काइल हेस? माया पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तन्मय किस बारे में बात कर रहा था। मिस माया, ये रहे $50,000, तन्मय ने पैसे देते हुए कहा। मैंने सुना है कि मेरे आदमी ने कल आपके दोस्त को चोट पहुंचाई थी। ये मेडिकल खर्च के लिए हैं। भविष्य में आप ट्विच पर जो चाहें कर सकती हैं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा और मैं आपको मेरे साथ अनुबंध पर साइन करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। फिर तन्मय ने माया को $50,000 दिए और बिना कोई जवाब सुने पलटकर अपने लोगों के साथ चला गया। कुछ ही समय बाद काली होंडा एकॉर्ड कार आवासीय क्षेत्र से गायब हो गई। माया ने हाथ में $50,000 पकड़े हुए थे और वह बिल्कुल उलझन में थी। क्या यह हेक्टर था? माया धीरे से बुदबुदाई, अपने आप से यह सवाल पूछते हुए। माया को यह सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। बहुत कम लोगों को यह बात पता थी कि माया और तन्मय के बीच झगड़ा हुआ था। सिर्फ कार्तिक और हेक्टर को इस बारे में पता था। जब कार्तिक ने तन्मय और उसके आदमी आते देखे तो वह तुरंत छिप गया। माया को लगा कि कार्तिक ने उसकी मदद नहीं की। अगर वह मदद करता तो पहले ही सामने आकर उसे धन्यवाद कहता। तो अगर यह कार्तिक नहीं था तो यह हेक्टर होना चाहिए। याद करके माया के दिल में गर्मजोशी भर गई। हेक्टर ने कहा था कि वह यह देखने आया था कि माया को कौन धमका रहा था। अब माया को अपना जवाब मिल गया। पहले वह हेक्टर से प्यार करने में झिझक रही थी, लेकिन अब वह जान चुकी थी कि हेक्टर एक अच्छा इंसान है। हेक्टर सुंदर, अमीर और बहुत अच्छा व्यक्ति था। सबसे जरूरी यह कि वह जब भी जरूरत पड़ी माया के लिए खड़ा हो सकता था। वह कार्तिक जैसा कायर नहीं था जो तन्मय और उसके आदमियों को देखकर कार के पीछे छिप गया। यह सोचकर माया को बहुत अजीब लगा। पहले माया को कार्तिक के बारे में अच्छी धारणा थी। हालांकि वह थोड़ा गरीब था पर अच्छा इंसान था। लेकिन अब यह समझ आई कि किसी को भी उसके कवर से किताब का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। कार्तिक ने तन्मय और उसके लोगों को जाते हुए देखा। फिर वो कार के पीछे से बाहर निकला। मुस्कुराते हुए माया से कहा, ये वही लोग थे जिन्होंने कल तुम्हें धमकाया था, है ना? अब जब उन्होंने माफी मांगी है तो तुम्हें अब किसी भी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। मुझे खतरे में हूं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? माया ने थोड़ा चिढ़ते हुए जवाब दिया। कार्तिक ने जब माया के बोलने के अंदाज पर ध्यान दिया तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगा था कि अब माया का मूड ठीक हो जाएगा। तुम कार के पीछे छिपकर क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें लगा कि ये लोग मुझसे लड़ने आए हैं, इसलिए तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा? माया ने घृणा से उसकी ओर देखा और बोलना जारी रखा। अब कार्तिक को समझ में आया कि माया ने उसे गलत समझा था। वह कार के पीछे इसलिए छिपा था क्योंकि उसे डर था कि तन्मय उसकी पहचान उजागर कर देगा। लेकिन माया के लिए वह कायर था जो फंसे जाने से डरता था। मेरा छिपाने का कोई इरादा नहीं था, कार्तिक ने समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी एक बीएमडब्ल्यू मिनी अचानक सड़क पर रुकी। टकराना! एक हल्की आवाज के साथ बीएमडब्ल्यू का दरवाजा खुला और उससे बाहर निकली सेक्सी और खूबसूरत शोरूम मैनेजर क्लो लॉसन। क्लो ने आसपास का माहौल देखा और जब उसने कार्तिक को देखा तो वह उसकी ओर चल पड़ी। जब कार्तिक ने क्लो को देखा तो वह तुरंत उदास हो गया। अभी उसने तन्मय को नजरअंदाज किया था और अब क्लो उसके सामने थी। लगता है अब इसे छिपाने का कोई रास्ता नहीं है, कार्तिक ने सोचा। उसे पता था कि अगर अब वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश भी करेगा तो बहुत देर हो जाएगी। क्लो ने बीएमडब्ल्यू से बाहर निकलकर सीधे कार्तिक के पास पहुंचते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक। माया ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में भ्रम की स्थिति उभर आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि बीएमडब्ल्यू से उतरी एक महिला कार्तिक को इतनी विनम्रता से क्यों संबोधित कर रही थी। कार्तिक ने क्लो की तरफ देखा और असहाय होकर मुस्कुराया, फिर माया से फुसफुसाया,
मेरा दोस्त मुझे लेने आया है, अब के लिए तुम चली जाओ। तुम्हारा दोस्त? माया ने क्लो को देखा, जो बेहद आकर्षक थी, और वह और भी उलझन में पड़ गई। माया भी लड़की थी, और उसने पहचाना कि क्लो के कपड़े और सामान सस्ते नहीं थे। शायद उस महिला की एक बाली कार्तिक के सारे कपड़ों के बराबर थी। कार्तिक जैसा गरीब लड़का क्लो जैसी महिला को कैसे जान सकता है? हाँ, मेरे दोस्त। कार्तिक ने सिर हल्का हिलाया। अब वो ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। माया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कार्तिक क्लो के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, चलो चलें। ठीक है मिस्टर कार्तिक। क्लो ने सिर हिलाया, फिर माया की ओर देखा और पूछा, क्या यह खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्लो ने कहा। नहीं। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। ओह, समझा। क्लो ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर कुछ ऐसा किया जिससे कार्तिक और माया दोनों चौंक गए। क्लो ने आगे बढ़कर कार्तिक की बांह को अपने हाथों में जकड़ लिया। कार्तिक थोड़ा चौंक गया। एक पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। क्लो का इरादा साफ था। वह चाहती थी कि माया उनके बीच की अंतरंगता देखे, ताकि उसे लगे कि वे एक जोड़े हैं। माया को पहले ही पता था कि कार्तिक एक गरीब लड़का था, लेकिन क्लो को पता था कि कार्तिक असल में एक बहुत अमीर लड़के का बेटा है। अगर क्लो इसे सही मौके की तरह इस्तेमाल कर पाती, तो उसका सपना जल्दी ही पूरा हो सकता था। क्लो ने कई सालों से एक अमीर परिवार में शादी करने का सपना देखा था। अगर वह कार्तिक से शादी नहीं कर पाती, तो भी वह उसकी प्रेमिका बनने में खुश थी। लेकिन क्लो जानती थी कि कार्तिक जैसे लड़के के आसपास कई खूबसूरत लड़कियां होंगी। ये लड़कियां उसकी तरह सोचेंगी, और माया उनमें से एक हो सकती थी। इसीलिए क्लो ने माया को पीछे हटाने के लिए ऐसा किया। माया को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मुझे नहीं लगता कि कार्तिक एक अमीर महिला का शुगर बेबी होगा। कितना घिनौना है। माया को नहीं लगता था कि कार्तिक और क्लो सामान्य जोड़ा है, और क्लो की उम्र भी करीब 30 साल के आसपास थी। वह बहुत आकर्षक और सेक्सी कपड़े पहने हुए थी, इसलिए माया को यह लगा कि कार्तिक क्लो का शुगर बेबी होगा। माया के लिए ऐसा आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता था। उसने गुस्से में बड़बड़ाया और फिर आवासीय क्षेत्र की तरफ वापस मुड़ गई। इसी बीच कार्तिक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माया उसके बारे में क्या सोच रही थी। क्लो ने उसे बीएमडब्ल्यू में खींच लिया। कार में बैठने के बाद क्लो ने कार स्टार्ट की और स्टीयरिंग व्हील पर एक हाथ से घेरा बनाते हुए कार्तिक को बीच बीच में आंख मारी। मिस्टर कार्तिक, मुझे लगता है आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्लो ने अपने होंठ चाटते हुए कहा, बहुत ही मोहक आवाज में। पिछली बार तो आपने ऐसा नहीं कहा था। कार्तिक थोड़ा हैरान होकर बोला। जब क्लो पहली बार कार्तिक से मिली थी, तो उसने उसे एक कंगाल डिलीवरी बॉय की तरह ट्रीट किया था और उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब क्लो ने गाड़ी चलाते वक्त कार्तिक की बांह पकड़ ली और उसे आंख मारने लगी। इंडिया में पैसे सचमुच बहुत ताकतवर होते हैं, इतने ताकतवर कि वो किसी का नजरिया पल भर में बदल सकते हैं। क्लो बहुत आकर्षक और सेक्सी थी। उसका शरीर एक अजीब सी मोहक आभा से भरा हुआ था। फिर भी कार्तिक को ऐसी महिलाओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि क्लो उसके साथ ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे पैसे की चाह थी। हम क्या पिछली बार उसने मुझे गलत नहीं समझा था? कार्तिक सोच रहा था। क्लो ने कार्तिक को देखा और आह भरते हुए अपनी सेक्सी टांगें फैला दी, जो उसकी छोटी स्कर्ट के नीचे से दिख रही थीं। उसकी मुद्रा बहुत ही आकर्षक थी। जब कार्तिक ने उसकी टांगों को देखा, तो वह अपनी खुशी को रोक नहीं सका। फिर उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम गाड़ी सही से चलाओ। मैं सड़क पर मरना नहीं चाहता। ठीक है। क्लो ने सिर्फ उतनी ही प्रतिक्रिया दी और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधे घंटे बाद क्लो ने कार शोरूम के सामने पार्क की। मिस्टर कार्तिक, हम यहां हैं, क्लो ने कार्तिक से हल्की आवाज में कहा। ठीक है। कार्तिक ने सिर हिलाया और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। जब वह बाहर निकलने वाला था, उसने अचानक एक बहुत ही परिचित चेहरे को शोरूम से बाहर आते देखा। वह यहां क्यों है? कार्तिक ने धीमे से बुदबुदाया। क्लो ने यह सुना और शोरूम के पास नजर दौड़ाई। उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला काले रंग की स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए बाहर निकल रही थी। वह महिला कोई और नहीं, कार्तिक की मंगेतर साक्षी सिंह थी। मिस्टर कार्तिक, क्या आप उसे जानते हैं? क्लो ने देखा कि कार्तिक थोड़ा असहज हो रहा था और वहीं खड़ा था, तो उसने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे शोरूम में इंतजार करो, मैं अंदर जाकर तुम्हें ढूंढता हूं। कार्तिक ने भाव शून्यता से जवाब दिया।
कार्तिक को माया के सामने अपनी पहचान उजागर करने की चिंता नहीं थी, लेकिन साक्षी के सामने वह अपनी पहचान छुपाना चाहता था। उसकी वसीयत में एक शर्त थी, वह साक्षी से शादी करने से पहले अपनी असली पहचान नहीं बता सकता था। अगर सबको पता चला कि उसके पास $10 ट्रिलियन की विरासत है, तो उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता। कई लोग उसे ढूंढने आएंगे और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। क्लो ने कार्तिक की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर वह शोरूम में चली गई। इसी बीच कार्तिक साक्षी के पास गया। साक्षी ने टाइट फिटिंग टी शर्ट पहनी थी, जो उसके शरीर के कर्व्स को पूरी तरह से उभार रही थी। उसकी पतली कमर और खूबसूरत जेड जैसे पैर, जो काले ऊंचे एड़ी वाले जूतों में नजर आ रहे थे, बहुत आकर्षक लग रहे थे। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। इंडिया विश्वविद्यालय में 3 साल के दौरान कार्तिक ने कई खूबसूरत लड़कियों को देखा, लेकिन उसे लगा कि कोई भी साक्षी सिंह की बराबरी नहीं कर सकता। साक्षी उसकी खूबसूरती और स्वभाव दोनों में बेहतरीन थी। यह अद्भुत लड़की उसकी मंगेतर थी, और शायद ये किसी भी आदमी का सपना हो सकता था। लेकिन अफसोस, वह सिर्फ नाम की मंगेतर थी। कार्तिक का उससे कोई खास रिश्ता नहीं था। कार्तिक जानता था कि अगर उसे साक्षी से शादी करनी है, तो उसे अपनी असली पहचान बतानी पड़ेगी, वरना वह उससे कभी प्यार नहीं करेगी। सांस। कार्तिक ने धीरे से आह भरी और फिर मुस्कुराते हुए साक्षी के पास गया। आपसे यहां मिलना कितना संयोग है, कार्तिक। साक्षी, जो भौहें चढ़ाए हुए थीं, कार्तिक को देखकर चौंक गई। तुम यहां क्यों हो? साक्षी ने कार्तिक को देखा और पूछा। मैं। कार्तिक कुछ कहने वाला था कि तभी फोन बज उठा। मुझे 1 मिनट दो, मुझे ये कॉल लेना है। साक्षी ने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला और कॉल का जवाब दिया। साक्षी, वो विला कैसा था जिसे देखने के लिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें आज कहा था? फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। मां, मैं अभी शोरूम में हूं। मैंने अभी यूनिट देखी है। लोकेशन बहुत अच्छी है और ये ऑफिस के पास है। आसपास की सुविधाएं भी शानदार हैं। पड़ोस भी बहुत अच्छा है। साक्षी ने प्यार से जवाब दिया। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, तो जल्दी से इसे खरीद लो। क्या आपके पिताजी हाल ही में आपको विला खरीदने के लिए नहीं कह रहे थे? श्रीमती फिलिप्स ने धीमे से कहा। साक्षी ने अवचेतन रूप से कार्तिक की ओर देखा, फिर थोड़े असहाय स्वर में कहा, मां, ये विला बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा महंगा है। जो विला मुझे पसंद है, उसकी कीमत $50 मिलियन से ज्यादा है। डैड की कंपनी अभी अभी मुश्किल से उभरी है। अगर एक साथ इतना पैसा खर्च किया, तो अगर फिर से कोई परेशानी हुई, तो हमें चिंता हो सकती है। ठीक है, श्रीमती फिलिप्स ने जवाब दिया और फिर कहा, जब तुम वापस आओ, तो मैं तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। अगर बात नहीं बनी, तो हम लोन ले लेंगे। ठीक है। साक्षी ने सिर हिलाया और कॉल खत्म कर दी। क्या आप यहां विला खरीदने आए हो? कार्तिक ने देखा कि साक्षी ने कॉल खत्म किया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, साक्षी ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पिताजी की कंपनी हाल ही में यहां शिफ्ट हुई है। ये विला उनके ऑफिस के पास है, इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरे लिए नया घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं। ओह। कार्तिक ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम यहां पार्ट टाइम काम कर रहे हो? साक्षी ने कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा कि कार्तिक यहां कोई प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आया होगा। आखिरकार यहां जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वे सभी विला थे। सबसे सस्ता विला भी $30 मिलियन से कम नहीं था। साक्षी जैसा अमीर इंसान भी एक मुश्त इतनी बड़ी रकम नहीं चुका सकता, तो कार्तिक जैसे इंसान के लिए तो यह असंभव था। मैं भी यहां कुछ प्रॉपर्टीज देखने आया हूं, कार्तिक ने उदासीनता से जवाब दिया। तुम यहां प्रॉपर्टी देखने आए हो? साक्षी खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाई। फिर उसने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि यहां की प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? क्या तुम इसे खरीद सकते हो? अगर मैं इसे खरीदने में सक्षम न भी हूं, तो क्या मैं इसे देख नहीं सकता? कार्तिक ने चंचलता से कहा। साक्षी कुछ समझ नहीं पाई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ने उसके लिए ऐसा अजीब मंगेतर क्यों चुना। ऐसा नहीं था कि अगर कार्तिक थोड़ा सामान्य होता, तो साक्षी उसे पसंद कर लेती। लेकिन साक्षी को लगता था कि कार्तिक का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था। उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि वह क्या सोच रहा था। स्वाभाविक रूप से साक्षी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। ओह, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें फोन पर सुना था। तुम विला खरीदना चाहती हो, लेकिन पैसे नहीं है ना? कार्तिक ने साक्षी से पूछा। क्यों? क्या तुम मुझे पैसे उधार दोगे? साक्षी परेशान होकर बोली। तुम मेरी मंगेतर हो, तुम्हें मुझसे पैसे उधार लेने की बात नहीं करनी चाहिए।
क्या मैं वह विला खरीद लूं और तुम्हें गिफ्ट दे दूं? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम वह विला खरीद कर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे साथ होने का दिखावा नहीं करूंगी। मैं तुमसे तुरंत शादी कर लूंगी। तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। साक्षी जानती थी कि कार्तिक सिर्फ मजाक कर रहा था। वह विला कैसे खरीद सकता था? आखिरकार उसे हर महीने उसकी खर्चे के पैसे देने थे। उसके पास $50 मिलियन का विला खरीदने के लिए पैसे कैसे हो सकते थे? क्या तुम सच में सीरियस हो? कार्तिक ने तुरंत पूछा। बिल्कुल, साक्षी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बोली। उसे विश्वास था कि कार्तिक के पास इतना पैसा नहीं था कि वह विला खरीद सके। 1 मिनट रुकना, कार्तिक ने उदासीनता से कहा, फिर मुड़कर शोरूम के अंदर चला गया। कार्तिक को जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। इससे पहले जब कार्तिक ने पलट कर देखा, साक्षी को अचानक एहसास हुआ कि कार्तिक मजाक नहीं कर रहा था। कार्तिक, 1 मिनट रुको। साक्षी थोड़ा झिझकी, फिर अचानक चिल्ला पड़ी। हाँ? कार्तिक ने रुककर उसकी ओर देखते हुए धीरे से पूछा। तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर क्या है? मैंने माया से पिछली बार भत्ता भेजने को कहा था, पर तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैं सीधे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी, साक्षी ने धीमे स्वर में कहा। ओह, मैं अपना अकाउंट नंबर बाद में फेसबुक पर भेज दूंगा, कार्तिक ने लापरवाही से जवाब दिया और शोरूम की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट बाद साक्षी को कार्तिक का मैसेज मिला। मैसेज पढ़कर साक्षी की आंखों में एक पल के लिए बेबसी छा गई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बुदबुदाई। जो आदमी हर महीने मुझसे $20,000 भत्ता लेता है, वो ये दावा कर रहा है कि मेरे लिए विला खरीद रहा है। क्या मजाक है? पर कार्तिक मजाक नहीं कर रहा था। उसने सच में साक्षी के लिए विला खरीदने की सोची थी। आखिर साक्षी उसकी मंगेतर जैसी ही थी, भले ही रिश्ता पूरी तरह तय नहीं हुआ था। कार्तिक को लगता था कि साक्षी एक अच्छी इंसान है। वो स्वभाव से बुरी नहीं थी, और वैसे भी अगर साक्षी शादी के लिए तैयार नहीं होती तो कार्तिक को इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलते। इसीलिए उसने विला गिफ्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन सवाल ये था कि वो ये काम कैसे करे ताकि उसकी असली पहचान छिपी रहे। यही सब सोचते हुए वो शोरूम में दाखिल हुआ। शोरूम अंदर से इतना शानदार था कि कार्तिक हैरान रह गया। विला बेचने की जगह होने के हिसाब से ये पहले देखे गए शोरूम से काफी बेहतर लग रहा था, और यहाँ की सेल्स लेडीज भी पिछली वाली से ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत थीं। हालांकि उनमें से कोई भी क्लो लॉसन जितनी इंप्रेसिव नहीं थी। मिस्टर कार्तिक, आप फाइनली आ गए। क्लो ने उसे देखा तो खुशी से दौड़ती हुई उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली। रास्ते में एक दोस्त से मिल गया था, बस थोड़ी बात हो गई, कार्तिक ने हल्के से कहा। नो प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको विला का इंट्रोडक्शन देती हूँ। क्लो ने उसकी बांह पकड़ी और रेत की मेज के पास ले गई। फिर अपनी मोहक आवाज में उसने विला के फीचर्स समझाने शुरू किए। शोरूम की दूसरी सेल्स लेडीज ये सब देख रही थीं। क्लो ने तो कहा था कि वो आज एक अमीर लड़के को लाएगी। क्या ये वही है? कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल आम आदमी लग रहा है। विला खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? सही बात है, इसके कपड़े देखो, सारे सस्ते ब्रांड के हैं। पर फिर क्लो इससे इतनी क्लोज क्यों है? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। सेल्स लेडीज आपस में धीमी आवाज में बात करने लगीं। उनकी आंखों में हैरानी और अविश्वास था। फिर भी वे कार्तिक को घृणा से देख रही थीं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक यहां विला खरीदने आ सकता है। मी कार्तिक, यहां सारे विला शानदार तरीके से सजाए गए हैं। एक बार पेमेंट कर देंगे तो आप तुरंत यहां शिफ्ट हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्लो ने विला के बारे में बताया और फिर उत्सुकता से पूछा। यह बुरा नहीं है, कार्तिक ने उदासीनता से जवाब दिया। फिर क्लो को देखा और बोला, इससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत लड़की टाइट शॉर्ट स्कर्ट में कुछ प्रॉपर्टी देखने के लिए आई थी। मुझे अपनी टीम से पूछने में मदद करें कि वो किस विला में इंटरेस्टेड थी। क्लो ने यह सुना तो थोड़ी हैरान हो गई। फिर उसे याद आया कि वो और कार्तिक साक्षी से शोरूम के बाहर मिले थे। मियां कार्तिक, मैं आपको अपनी सहकर्मी से मिलवाऊंगी, जिसने पहले आपके दोस्त की मदद की थी। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्लो ने धीरे से कहा। ठीक है, कार्तिक ने सिर हिलाया और फिर बैठने के लिए सोफे की ओर बढ़ गया। वह वहां बैठकर अपने फोन से खेलने लगा। इस बीच क्लो फ्रंट डेस्क पर चली गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, फियोना, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? मुझे यह पता करना है कि पहले जो टाइट शॉर्ट स्कर्ट वाली महिला थी, उसे किसने सर्व किया था। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कंप्यूटर चेक किया और धीमे से कहा, सुश्री पटेल ने उनकी सेवा की।
सुश्री पटेल? क्लो के चेहरे पर हैरानी और बेबसी की झलक दिखाई दी। क्लो ने एवरग्रैंड रियल एस्टेट में कुछ साल काम किया था और आमतौर पर वह बाकी सहकर्मियों से अच्छे संबंध रखती थी, लेकिन सुश्री पटेल से नहीं। सुश्री पटेल का असली नाम केशव पटेल था और वह क्लो की यूनिवर्सिटी की सहपाठी थी। तब से उनके बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। यूनिवर्सिटी के बाद दोनों एवरग्रैंड रियल एस्टेट में एक ही समय पर शामिल हुए थे। शुरुआत में दोनों के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन केशव अक्सर क्लो से ग्राहक चुराती थी और यही वजह थी कि उनके बीच तकरार हो गई थी। पिछले साल क्लो और केशव दोनों ने बिक्री प्रबंधक की पोस्ट के लिए लड़ाई की थी। कंपनी के बॉस से केशव का रिश्ता था और इसी कारण से वह लग्जरी प्रॉपर्टी शोरूम की सेल्स मैनेजर बन गई। वहीं क्लो को एक साधारण रिहायशी इलाके में शोरूम सेल्स मैनेजर बनाया गया। हालांकि दोनों मैनेजर थीं, लेकिन क्लो की तुलना में केशव को बहुत कम सैलरी मिलती थी। क्लो के लिए यह एहसास था कि कभी-कभी एक महिला के लिए सही आदमी ढूंढना ज्यादा अहम होता है। क्लो और केशव दोनों ही भौतिकवादी महिलाएं थीं। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थीं। फर्क बस इतना था कि जब प्रॉपर्टी बेचने की बात आती थी तो केशव का तरीका कुछ अलग था। वह अक्सर क्लाइंट्स और हाई ऑफिशियल्स के साथ सोकर उनका काम निकालती थी। हालांकि क्लोई को भी पैसे से प्यार था, लेकिन वो हमेशा अपने सिद्धांतों पर अड़ी रही थी। जब तक कार्तिक जैसा कोई अमीर लड़का उसे खुद अपना शरीर देने के लिए राजी न हो, वो किसी साधारण आदमी को ये सब नहीं करने देती थी। सुश्री लॉसन, क्या आप चाहती हैं कि मैं अभी सुश्री पटेल को फोन करूं? रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से क्लो से पूछा, जो फ्रंट डेस्क पर बैठी थी। हाँ, जाओ और उसे पकड़ो, क्लो ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को जाने देती है। क्लो आज कार्तिक की मौजूदगी का फायदा उठाकर केशव को उसकी जगह दिखाना चाहती थी। कुछ देर बाद रिसेप्शनिस्ट एक खूबसूरत महिला के साथ बाहर निकली। आह, मुझे लगा कोई और मुझे ढूंढ रहा है। बस तुम ही हो, क्लो। केशव ने क्लो को देखा तो गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। केशव, मेरे एक ग्राहक को तुमसे कुछ पूछना है। क्लो इस बार बहस करने के मूड में नहीं थी तो सीधे मुद्दे पर आ गई। तुम्हारा ग्राहक? केशव ने यह सुनकर हैरानी से पूछा। कहाँ है वो ग्राहक? मिस्टर कार्तिक वहां इंतजार कर रहे हैं, क्लो ने कहा और फिर कार्तिक की ओर बढ़ गई। केशव को यह बहुत चौंकाने वाली बात थी। उसे समझ में आ गया था कि क्लो केवल उन ग्राहकों से मिलती थी जो सच में विला खरीदने के लिए आए होते थे। कुछ देर बाद क्लो कार्तिक के पास पहुंची। फिर उसने आदर से कहा, मिस्टर कार्तिक, मैंने पहले ही उस शख्स को ढूंढ लिया है जिसने आपके दोस्त को पहले खाना परोसा था। अगर आपको कुछ चाहिए तो उससे पूछ लीजिए। जब केशव ने देखा कि क्लो कार्तिक से इस तरह बात कर रही थी तो वो पूरी तरह से चौंक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। केशव को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी जो मैली कुचैली ड्रेसेस पहने है वो विला खरीदने के लिए पैसे कहां से ला सकता है। क्लो, क्या ये वही ग्राहक है? केशव ने एक कदम आगे बढ़कर हैरान होकर पूछा। हाँ, मैं मिस्टर कार्तिक हूं। क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं? क्लो ने हल्के से जवाब दिया। क्लो, क्या तुम इस लड़के से धोखा खा गई हो? इस लड़के ने बहुत सस्ते कपड़े पहने हैं, उसके पास विला खरीदने के पैसे कैसे हो सकते हैं? केशव ने तिरस्कार से कहा। मिस्टर कार्तिक ने हमारे शोरूम से विला खरीदा और उसे किसी और को गिफ्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि उनके जैसे लोग यहां विला नहीं खरीद सकते? क्लो ने बड़े घमंड से जवाब दिया, जैसे कार्तिक ने विला खुद उसे दे दिया हो। क्लो की बात सुनते ही जो सेल्स लेडीज पहले कार्तिक को हल्के में ले रही थीं, अब उनकी आंखों में चमक आ गई। वो उसे अब किसी और नजर से देख रही थीं, जैसे वो कार्तिक को हजम कर जाएंगी। केशव खुद को रोक नहीं पाई और कार्तिक को घूरते हुए बोली, मैंने नहीं सोचा था कि आजकल अमीर लड़के इतने शांत स्वभाव के होंगे। अब वे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर आ रहे हैं। पहले एक लड़की टाइट शॉर्ट ड्रेस में आपके शोरूम में घूम रही थी। क्या आपको अब भी याद है कि उसने किस विला को देखा था? कार्तिक ने सवाल किया, जबकि शोरूम की औरतें उसे घूर रही थीं। हाँ, वो विला नंबर 8 देख रही थीं, केशव ने थोड़ी चौंकते हुए कहा। मैं इसे खरीदूंगा, कार्तिक ने बिल्कुल शांत और सीधे लहजे में कहा। केशव को यह सुनकर तुरंत हैरानी हुई। जब शोरूम में मौजूद बाकी सेल्स लेडीज ने कार्तिक की बात सुनी तो वो सब चुप हो गईं, क्योंकि ऐसा कुछ भी उन्होंने पहले नहीं सुना था। आमतौर पर जो लोग विला खरीदने आते थे वो ज्यादातर इंडिया के हाई क्लास होते थे, लेकिन कार्तिक ने बिना पूछे कि विला की कीमत क्या है
सीधे विला खरीदने का फैसला कर लिया था। सिर्फ क्लोई थी जो हैरान नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक कितना अलग था। ओह सर, क्या आप सच में विला नंबर 8 खरीदना चाहते हैं? क्या आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? केशव ने हकलाते हुए पूछा। एक सीधा साधा ग्राहक जो बिना सवाल किए विला खरीदने का फैसला कर रहा था, यह किसी भी सेल्समैन के लिए सपने जैसा था। लेकिन केशव को यह स्वीकार करना थोड़ी मुश्किल हो रही थी। क्या सिर्फ एक विला है? इसमें सोचने की क्या बात है? कार्तिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। नहीं सर, मेरा मतलब है, क्या आप विला की कीमत जानते हैं, या आप अभी इसके लिए कोई जमा राशि देना चाहते हैं? केशव ने घबराकर पूछा। केशव, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर कार्तिक के पास विला खरीदने के पैसे नहीं हैं? क्लो ने तिरस्कार से कहा, और फिर उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले मिस्टर कार्तिक ने मेरे शोरूम में एक विला खरीदा था। तब भी उन्होंने विला की कीमत नहीं पूछी थी। मिस्टर कार्तिक कोई साधारण आदमी नहीं है। उनके लिए इस विला की कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन केशव कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। कोई लेकिन नहीं है। अगर मिस्टर कार्तिक ने कह दिया है कि वो विला खरीदेंगे तो वो खरीदेंगे। तुम अब भी अचंभित क्यों खड़ी हो? जल्दी जाओ और मिस्टर कार्तिक के लिए अनुबंध तैयार करो। क्लो ने यह कहा और उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अगर कार्तिक ने विला खरीदा तो क्लो को अच्छा कमीशन मिलेगा। क्लो का उत्साह देखकर केशव ने बिना देर किए कहा, मिस्टर मैकडॉनल्ड, 1 मिनट रुकिए, मैं अभी अनुबंध तैयार करने जाती हूं। ठीक है, कार्तिक ने सिर हिलाते हुए बिना देखे कहा। इस समय क्लोई ने कार्तिक को अपनी आंखों में चमकते सितारों के साथ देखा। अगर कार्तिक वहां नहीं होते तो क्लोई शायद केशव को इतनी घबराई हुई हालत में नहीं देख पाती। तो इस समय क्लो ने पहले से ही सोच लिया था कि आज रात क्या होगा। कार्तिक जैसे अमीर लड़के से मिलना बहुत बड़ी बात थी, और क्लो को इसका फायदा उठाना था, चाहे कुछ भी हो। कार्तिक से बात करने के बाद केशव जल्दी से ऑफिस में जाकर अनुबंध तैयार करने लगी। आमतौर पर विला खरीदने वाले लोग डिपॉजिट का एक हिस्सा दे देते हैं और बाकी की रकम विला मिलने तक इंतजार करते हैं। लेकिन जब केशव ने देखा कि कार्तिक डिपॉजिट देने का इरादा नहीं रखता, तो उसे यकीन हो गया कि वह पूरा भुगतान एक साथ करेगा। केशव और शोरूम की बाकी टीम बहुत व्यस्त हो गई। सब जानती थीं कि यह मौका एक बार ही मिलता है, तो इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बाकी सेल्स लेडीज भी अब कार्तिक के साथ अलग तरीके से पेश आ रही थीं। वे उसे चाय देने की कोशिश करतीं और उस पर प्यार भरी निगाहें डालतीं। क्लो और बाकी की लेडीज जानती थीं कि कार्तिक को पहले ही क्लो ने पकड़ लिया था, तो उन्होंने ज्यादा नजदीक जाने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही केशव एक अनुबंध लेकर कार्तिक के पास आई। मिस्टर कार्तिक, अनुबंध तैयार है। आप विला के लिए पेमेंट कैसे करेंगे? कार्ड से, कार्तिक ने हल्के से कहा। ठीक है। केशव ने सिर हिलाया और उसे शोरूम के फ्रंट डेस्क की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, कृपया पेमेंट के लिए मेरे साथ आइए। ठीक है। कार्तिक खड़ा हुआ और केशव और क्लो के पीछे पीछे शोरूम के फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ा। शोरूम में मौजूद बाकी सेल्स लेडीज भी जिज्ञासु थीं, तो वे भी कार्तिक और बाकी लोगों के पीछे पीछे चल पड़ीं। इस पल कार्तिक को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी सम्राट की तरह अपनी रखैलों से घिरा हुआ हो। यह वाकई एक शानदार अनुभव था। मिस्टर कार्तिक, कृपया बैठिए। केशव ने कुर्सी खींचने की कोशिश की। कार्तिक तुरंत बैठ गया। मिस्टर कार्तिक, जिस विला को आपने पसंद किया था उसकी कीमत 57.8 मिलियन है। क्या आप कार्ड से पेमेंट करेंगे? फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला थोड़ा घबराई हुई थी। हाँ, कार्ड से, कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर अपनी जेब में हाथ डालकर अपना काला EMAX कार्ड निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखी। उसे अचानक याद आया कि कल रात उसने नए पैंट पहने थे और उसका AMAX कार्ड दूसरी पैंट में था। मिस्टर कार्तिक, आप अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, केशव ने धीरे से कहा। जब देखा कि कार्तिक कुर्सी पर बैठा है और हिल नहीं रहा, कार्तिक ने सिर घुमाया और केशव की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, क्या मैं कल बिल चुका सकता हूं? अभी के लिए ये विला मेरे पास रखो। जब सबने उसकी बात सुनी तो सब थोड़े हैरान हो गए। सभी लोग उसे उलझन में देखकर घूरने लगे। यहां तक कि क्लो भी थोड़ी कंफ्यूज दिख रही थी। मिस्टर कार्तिक, आप कल ही पेमेंट क्यों करेंगे? केशव कार्तिक को देखकर हैरान हो गई। क्योंकि मैं आज अपना कार्ड लाना भूल गया, कार्तिक ने बिना किसी ध्यान के जवाब दिया।
जब केशव और बाकी सेल्स लेडीज ने यह सुना तो उनके चेहरों पर सवालिया निशान आ गए। सभी ने कार्तिक को ऐसे देखा जैसे वह झूठ बोल रहा हो। मिस्टर कार्तिक, क्या आप मजाक कर रहे हैं? घर खरीदना इतनी बड़ी बात है और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना कार्ड लाना भूल गए हैं? क्या आप सच में मजाक कर रहे हैं? केशव का चेहरा कड़ा हो गया और उसकी आवाज में कड़वाहट आ गई। क्या घर खरीदना इतनी बड़ी बात है? कार्तिक ने शांत स्वर में पूछा। केशव और बाकी सभी के लिए $50 मिलियन का विला एक सपना था जो शायद उनके जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन कार्तिक के लिए यह सब कुछ नहीं था, इसलिए उसने इसे हल्के में लिया। इसके अलावा कार्तिक ने आज प्रॉपर्टी देखने का प्लान नहीं किया था, लेकिन क्लो ने उसे अचानक बुला लिया था। फिर दोपहर में कुछ खास नहीं था तो कार्तिक ने बिना ज्यादा सोचे इसे मंजूरी दे दी। मिस्टर कार्तिक, विला खरीदना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सारे कर्मचारी पहले आपकी सेवा में व्यस्त थे। अब जब अनुबंध तैयार हो गया है तो आप हमें बता रहे हैं कि आप अपना कार्ड भूल गए हैं और अगले दिन पेमेंट करेंगे। तो फिर नुकसान किसका है? केशव ने घूरते हुए पूछा। कार्तिक के प्रति केशव का रवैया अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब उसकी बातों को हल्के में लेने लगी थी। वह सोचने लगी कि शायद कार्तिक कोई अभिनेता था जिसे क्लो ने उसे मजाक बनाने के लिए भेजा था। क्या मैंने कहा था कि मैं इसे नहीं खरीदूंगा? कार्तिक ने केशव को एक और नजर से देखा और धीरे से पूछा। लेकिन अगर आप अभी पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं कल आपके पास कैसे आऊंगी? केशव ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या यह सिर्फ $50 मिलियन नहीं है? क्या मैं इतने कम पैसों के लिए भाग जाऊंगा? कार्तिक ने अपनी आवाज में कड़वाहट दिखाते हुए कहा। अब कार्तिक पहले ही बुरे मूड में था क्योंकि कल माया ने उसे गलत समझा था। अब केशव का यह रवैया उसे और भी परेशान कर रहा था। अगर $50 मिलियन आपके लिए कुछ नहीं है तो अभी पेमेंट कर दो। केशव की बात सुनकर कार्तिक की आवाज में और भी कड़वाहट आ गई। अब केशव और भी घबराई हुई थी और उसे यकीन हो गया कि शायद उसने जो सोचा था वह गलत था। उसने कार्तिक के खिलाफ अपना रवैया बदल लिया था। केशव, तुम मिस्टर कार्तिक से इस तरह क्यों बात कर रही हो? अब क्लोई और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने केशव को घूरते हुए चिल्लाया। सभी लोग शायद यह नहीं समझ पाए कि कार्तिक कौन है, लेकिन क्लो को सब कुछ अच्छे से मालूम था। क्लोई जानती थी कि कार्तिक ही वह इंसान था जिसने इतनी आसानी से विला खरीदी और उसे देने का फैसला किया। वहीं अब सिर्फ क्लोई ही यह मान रही थी कि कार्तिक ने सच में कल पेमेंट करने का निर्णय लिया है क्योंकि वह अपना कार्ड आज लाना भूल गया था। क्लो लॉसन, क्या तुम इस आदमी को यहां सिर्फ हमारे साथ मजाक करने के लिए नहीं लाई हो? उसने कहा था कि वो बिना कीमत पूछे ही विला खरीदना चाहता है और अब जब अनुबंध तैयार हो चुका है तो कह रहा है कि उसने अपना कार्ड नहीं लाया। क्या तुम हमें बेवकूफ समझती हो? केशव अब चिढ़ गई थी। उसने अपनी सारी मर्यादा तोड़ दी और क्लो पर चिल्लाने लगी। क्योंकि मिस्टर कार्तिक ने कहा है कि वो ये विला खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो इसे जरूर खरीदेंगे। भले ही वो आज अपना कार्ड साथ न लाए, तुम पहले जमा राशि ले सकती हो। वो कल पेमेंट कर देंगे, है ना? क्लो ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं इस बच्चे पर भरोसा करूंगी और उसे आज जमा राशि देने की इजाजत दे दूंगी। केशव को यकीन था कि कार्तिक कोई ठग है जिसे क्लो ने लाकर हमारे साथ मजाक किया था। उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि कार्तिक के पास इतना पैसा है कि वो जमा राशि दे सके। डिपॉजिट कितना है? क्लो ने केशव से पूछा। 5 लाख ठीक है, केशव ने अपनी बाहें पार करके कहा। मिस्टर कार्तिक, आप अभी जमा राशि क्यों नहीं दे देते और फिर हम कल बाकी की राशि का पेमेंट करेंगे? क्लो ने कार्तिक से धीरे से कहा। मेरे पास अब $5 लाख भी नहीं है, कार्तिक ने उदासीनता से जवाब दिया। असल में कल नहाने के बाद उसने अपना कार्ड दूसरी पैंट में छोड़ दिया था। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं था। जब क्लो ने यह सुना तो वो हैरान रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया। उसे कभी नहीं लगा था कि कार्तिक, जिसने अभी अभी शोरूम में इतना पैसा खर्च किया, वो $5 लाख की जमा राशि भी नहीं दे सकता। अगर कार्तिक अपना कार्ड लाना भूल गया होता और तत्काल $50 मिलियन का पेमेंट नहीं कर पाता तो वो समझ सकती थी। लेकिन एक अमीर लड़के से ये उम्मीद नहीं थी कि वो मौके पर $50,000 भी नहीं निकाल सकता। क्लो लॉसन, तुम इस अमीर लड़के से कहां मिली? ये आदमी $5 लाख भी नहीं दे सकता। क्या तुम यकीन करती हो कि यह झूठा नहीं है? केशव ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। केशव पटेल, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर कार्तिक आज अपना कार्ड भूल गए थे।
मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाकर कहती हूं कि वो कल पैसे चुका देंगे। आज बस उनका कार्ड घर पर रह गया था। तुम्हें इतना असभ्य होने की जरूरत नहीं है, क्लो ने जवाब दिया। फिर उसने कार्तिक से कहा, मिस्टर कार्तिक, चलिए, मैं कल आपको विला का पेमेंट करने लाऊंगी। ठीक है, कार्तिक ने सिर हिलाया। फिर वो उठकर क्लो के साथ जाने लगा। क्लो लॉसन, वहीं रुक जाओ। केशव ने जल्दी से उन दोनों को रोका और क्लो को घूरते हुए चिल्लाई, तुम आज इस कमीने को अपने साथ लेकर आई और हमारे शोरूम में सबको बेवकूफ बनाया। अब तुम उसे ले जाने जा रही हो? क्या तुम्हें सफाई नहीं देनी है? हाँ, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। शोरूम में खड़ी बाकी लड़कियां भी चिल्लाने लगीं। केशव, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम इससे दूर रहो, क्लो ने अपने होंठ काटते हुए फुसफुसाया। क्लो, तुमने ही इसकी शुरुआत की। तुम इस बेचारे लड़के को यहां लाई और हम सबके साथ खेल खेला, और अब तुम मुझे इससे दूर रहने को कह रही हो? केशव ने गुस्से में क्लो से कहा। मैंने आप सभी के साथ खेला? क्लो ने केशव की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ खेल रही हूं, तो इस बारे में क्या ख्याल है? अगर मिस्टर कार्तिक कल तक पैसे नहीं चुका पाते तो मैं इस्तीफा दे दूंगी और यह कंपनी छोड़ दूंगी। ठीक है? क्लो लॉसन, क्या तुम सच में कह रही हो? केशव की आंखों में एक अजीब सी झलक आई। बकवास, मैं इतने लोगों के सामने इस बारे में मजाक क्यों करूंगी? क्लो ने ठंडे स्वर में कहा। उसे सच में विश्वास था कि कार्तिक विला का खर्च उठा सकता है। ठीक है, तो फिर तुम दोनों आज जा सकते हो। केशव ने खुशी खुशी सहमति जताई। चूंकि क्लो ने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी थी, शायद कार्तिक के पास विला खरीदने के लिए पैसे थे। इसके अलावा अगर कार्तिक के पास यह विला खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो भी केशव को अपनी दुश्मन को कंपनी से बाहर करने का मौका मिल जाता। इसलिए चाहे कार्तिक के पास कल विला के लिए पैसे हों या न हों, केशव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए वह आसानी से सहमत हो गई। मिस्टर कार्तिक, चलिए। क्लो ने देखा कि केशव ने सहमति दे दी है, तो उसने कार्तिक से धीरे से कहा। ठीक है। कार्तिक ने सिर हिलाया और शोरूम से बाहर जाने लगा। कार्तिक, लेकिन तभी एक खूबसूरत महिला चमड़े की जैकेट और स्कर्ट पहनकर शोरूम में आई। जैसे ही उसने कार्तिक को देखा, उसने खुशी से उसका नाम पुकारा। कार्तिक, जो क्लो के साथ बाहर जा रहा था, अचानक रुक गया और देखा कि कोई उसे पुकार रहा था। फिर उसने धीरे से शोरूम के प्रवेश द्वार की ओर देखा। जब कार्तिक ने उस महिला को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। नताशा, कार्तिक ने आवाज में हैरानी के साथ कहा। वो महिला कोई और नहीं, नताशा स्कॉट थी, जो सिंडी स्टोन की सबसे अच्छी दोस्त थी, और वो वही लड़की थी जिससे सिद्धार्थ ने कल रात मिलवाने का वादा किया था। नताशा आज बहुत ही आकर्षक लग रही थी। उसने काले रंग की चमड़े की जैकेट पहनी थी, जो उसकी फिगर को बेहतरीन तरीके से दिखा रही थी। उसने एक छोटी सी फूलों वाली स्कर्ट पहन रखी थी, जिसमें उसकी लंबी और सीधी टांगें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और वह बेहद स्टाइलिश लग रही थी। जब नताशा ने अपना नाम सुना तो वो दंग रह गई और कार्तिक को घूरते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां तुम्हारे जैसा झूठा आदमी मिलेगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? कार्तिक के लिए यह सुनना बहुत दुखद था। उसे अच्छे से पता था कि नताशा कल रात हुए सारे घटनाक्रम को भूल नहीं पाई थी, इसलिए वह उसे झूठा कह रही थी। कार्तिक का उसे और ज्यादा जवाब देने का मन नहीं था, इसलिए वह चुपचाप शोरूम से बाहर चला गया। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? नताशा ने अचानक हाथ बढ़ाकर कार्तिक की बांह पकड़ ली। फिर उसने अपनी आंखें घुमाकर कार्तिक के बगल में खड़ी क्लो को देखा। यह देखकर कि वे एक आलीशान विला शोरूम में थे, नताशा ने दो और दो जोड़ लिए। कार्तिक, क्या तुम फिर से लोगों को धोखा देने के लिए अमीर लड़के होने का नाटक कर रहे हो? नताशा ने कार्तिक को तिरछी नजरों से देखा और मजाक उड़ाते हुए बोली। जब वहां खड़ी सेल्स लेडीज ने यह सुना तो वे सब कार्तिक के चारों ओर इकट्ठी हो गईं। उनकी आंखों में शक और उलझन थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि नताशा कार्तिक को कैसे जानती थी। नताशा ने क्लो को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, कार्तिक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने आराम से सबको बेवकूफ बना रहे हो। यूनिवर्सिटी में लड़कियों को धोखा देना अलग बात है, लेकिन अब तुम बड़ी उम्र की महिलाओं के पीछे भी पड़ गए हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? कार्तिक ने सिर झुकाकर चुपचाप पूछा। बकवास? मुझे लगता है मैंने सही कहा है। तुम यहां किसी को धोखा देने नहीं आए हो। तो क्या तुम विला खरीदने आए हो? नताशा ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। फिर उसने क्लो की तरफ इशारा करते हुए कहा,
लेडी, मैं तुम्हें बता दूं, तुम कार्तिक पर भरोसा मत करना। वो झूठा है। क्या वो तुम्हें यहां विला खरीदने लाया है? कार्तिक ने ऐसा नहीं कहा। मैं तो शोरूम की मैनेजर हूं, क्लो ने शांति से जवाब दिया। समझ गई। तो ये कार्तिक ही होगा जो अमीर लड़के होने का नाटक करता है और तुमसे कह रहा है कि वो विला खरीदना चाहता है ताकि तुम उसके साथ सो सको। सुनो, तुम इसकी बकवास पर विश्वास मत करो। वो झूठा है। उसके पास पैसे नहीं हैं विला खरीदने के लिए। नताशा को यह नहीं पता था कि क्लो और कार्तिक एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उसे लगा कि कार्तिक ने उसे धोखा देने में नाकाम रहने के बाद अपना शिकार बदल लिया है। नैट, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? इस बीच केशव नताशा के पास आया और बिना किसी भावना के उससे पूछा। केशव, बेशक, मैं उसे जानती हूं। उसका नाम कार्तिक है। हम कल रात बार में मिले थे। नताशा ने तुरंत जवाब दिया। अब कार्तिक को समझ में आ गया कि नताशा वहां क्यों थी। तो केशव नताशा की चचेरी बहन थी। ओ, ऐसा है। केशव ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। केशव, सुनो, कार्तिक झूठा है। कल रात उसने मुझे धोखा देने के लिए अमीर लड़के होने का नाटक किया, लेकिन उसके दोस्तों ने बाद में उसका पर्दाफाश कर दिया। वह दरअसल एक गरीब डिलीवरी बॉय है। वो सिर्फ लड़कियों को धोखा देने और अपना अहम बढ़ाने के लिए अमीर बनने का नाटक करता है। नताशा ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए चिड़चिड़े स्वर में कहा। जब सभी ने नताशा की बात सुनी तो शोरूम में अचानक हलचल मच गई। शुरू में सभी को कार्तिक के अमीर होने पर शक था, लेकिन क्लो ने उसके पक्ष में खड़ा होकर सबको यकीन दिलाया था। लेकिन नताशा की मौजूदगी ने उसकी असली पहचान सामने लाकर सबको हैरान कर दिया। अब हर कोई कार्तिक को घृणा से देख रहा था और क्लो को सहानुभूति से। क्लो की एक अच्छी प्रतिष्ठा थी और उसे किसी को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। नैट, क्या तुम सच कह रही हो? केशव ने नताशा से पूछा, लेकिन उसकी आवाज में अब शक था। कार्तिक, क्या तुम फिर से लोगों को धोखा देने के लिए अमीर लड़के होने का नाटक कर रहे हो? नताशा ने कार्तिक को तिरछी नजरों से देखा और मजाक उड़ाते हुए बोली। जब वहां खड़ी सेल्स लेडीज ने यह सुना तो वे सब कार्तिक के चारों ओर इकट्ठी हो गईं। उनकी आंखों में शक और उलझन थी। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि नताशा कार्तिक को कैसे जानती थी।